नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री है, उसी का चैप्टर फर्स्ट इसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से पूरा डिटेल में। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका अभी का जो 3 माही एग्ज़ाम हो, 3 माही एग्ज़ाम, या फिर जो 2027 का जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो हमको नहीं लग रहा है कि इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से ही आएगा, क्योंकि आपके चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं टोटल क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। इसमें लगभग 25 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में, ये तो चैप्टर हो गया यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो ये आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन, इसका आंसर है 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा क। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो पूरे विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ऐसे तो 8 है, तो एक तो डूब गया है, जीलैंडिया। तो 7 महाद्वीप हैं। उस 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा एशिया है, तो उसी में एक महाद्वीप है यूरोप। 7 महाद्वीप का नाम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो नहीं, एशिया नहीं, ये जो यूरोप है, हम लोग भारत जो आता है वो एशिया में आता है। तो इसका आंसर होगा यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं यूरोप में। तो इसका आंसर होगा ग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो वियना कांग्रेस की अभी हम लोगों ने देखा कि 1815 ईस्वी में स्थापना हुई थी। तो इसके अंतर्गत जो पुनर्स्थापना हुआ था वो हुआ था बुर्बो राजवंश का। आर्लेंस वंश की स्थापना की जगह पर, आर्लेंस वंश की जगह पर बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस क्रांति के फलस्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेंस वंश की स्थापना होती है। तो इसका आंसर है 1830 ईस्वी में, जो जुलाई में हुई थी। जुलाई 1830 ईस्वी में क्रांति हुई थी, और इसी के फलस्वरूप फिर से क्या होता है, बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेंस वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेजिनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजिनी जो था वो इटली के एकीकरण में, समझिए कि सबसे पहले शुरुआत इसी ने ही की थी, मेजिनी ने ही। तो मेजिनी ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था कार्बेनरी। तो ये कार्बेनरी जो संगठन था, इसी का संबंध किससे था? तो मेजिनी से था। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था। ये स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति ये लागू हुआ था जब 1830 की जो क्रांति हुई थी, इसके बाद ये लागू हुआ था, और इसको लागू करने वाला था लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप।
और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया क्योंकि गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था, तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और इसी के चलते 1848 ईस्वी की क्रांति हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लुई फिलिप। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण संभव हो और जर्मनी का, दोनों के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही बन रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो नेपोलियन का पतन होता है 1814 ईस्वी में। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो वो है नेपोलियन का। 1814 ईस्वी में इसका पतन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? पता है आपको कि जर्मनी जो है लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था और नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो इसको जीते हुए क्षेत्रों को जर्मन राइन नाम दिया, और तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। इसका आंसर क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो वो है नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इटली यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक कौन था? तो देखिए, यंग इटली हो चाहे यंग यूरोप हो, दोनों संस्था का संस्थापक जो था वो था मेजिनी। मेजिनी जो था वो क्या किया, जब पहली बार उसकी हार हुई तो वो भाग गया इंग्लैंड। फिर दोबारा जब आया तो आ करके उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया और फिर जो है वो इटली के एकीकरण शुरू किया, लेकिन फिर उसकी दोबारा हार होती है और फिर वो दोबारा पलायन करके भाग जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मेजिनी। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर कौन थे? तो ये विक्टर इमैनुएल जो थे इनको प्रधानमंत्री बनाए थे। क्या बनाए थे? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए। विक्टर इमैनुएल जो थे इटली के ये शासक थे, और ये इसका ऑप्शन देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, तो किस पद पर नियुक्त किया? तो इनको प्रधानमंत्री बनाया था। विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। ये दक्षिणी इटली किसका? ये दक्षिणी इटली का एकीकरण किया। इसने नाविक जो था ये अपने जितने भी इसके वर्कर थे, कारीगर थे, सबको मिलाकर के एक संगठन बनाया, सेना, और दक्षिणी इटली का एकीकरण किया। तो ये पेशे से क्या था? नाविक था। लेकिन यह क्या किया, जब इसकी काउंट काबूर से भेंट होती है तो ये क्या करता, अपना जीता हुआ क्षेत्र किसको दे देता है? काउंट काबूर को दे करके एक किसान की भांति अपना जीवन यापन करने के लिए चला जाता है और टोटल जो था वो अपना जीता हुआ क्षेत्र दे देता है। यहाँ पर विक्टर इमैनुएल द्वारा इसको कहा भी गया कि आप प्रतिनिधि के रूप में शासन करें दक्षिणी इटली का, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? इटली का जब एकीकरण हो रहा था, अभी थोड़ा सा हिस्सा बाकी ही था, तब तक काउंट काबूर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो काउंट काबूर की मृत्यु हुई 1862 ईस्वी में। काउंट काबूर की मृत्यु के बाद ही इटली का पूरा एकीकरण हुआ। तो 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो अभी हम बता रहे थे कि काउंट काबूर की मृत्यु के बाद इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ विक्टर इमैनुएल के द्वारा। तो इसका आंसर होगा 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एकीकरण से पहले जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था?
देखिए जर्मनी की बात हो रही है, कितने छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। तो अभी हम बता रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा कि उसने जीत करके और जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। उससे पहले जर्मनी जो था लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। कितने विभक्त था? तो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जालवेरिन। जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक संस्था थी, संगठन था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था व्यापारियों के द्वारा। वहाँ के जितने भी व्यापारी थे यूरोप के, उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था जालवेरिन। तो जालवेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? तो ये थी व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह का नीति का जो अवलंबन था वो किया था बिस्मार्क ने, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ? यानी कि जर्मनी का एकीकरण हुआ, तभी से जर्मनी वैसे तो पहले छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। तो ये हुआ था आपका सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध हुआ और इसमें जितनी भी यूरोपीय शक्ति जो विरोध कर रही थी वो हार गई और जर्मनी जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, यानी कि इसका एकीकरण पूर्ण हो पाया। तो कौन सा युद्ध होगा? सेडान का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1871 ईस्वी में। कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान जो है विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यानी कि यूरोप वासियों को साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य से जो और फिर ज्ञान विज्ञान के बारे में जो भी ज्ञान मिला, जानकारी मिली, वो किस देश के साहित्य से मिला था? किस देश के साहित्य से मिला था? तो वो है यूनान। क्या है? यूनान। चूँकि यूनान शुरू से ही इस सब के मामले में आगे है, तो यूनान के साहित्य पढ़ कर के ही ये यूरोपवासी जो है वो आगे बढ़े, बहुत कुछ सीखे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 की जो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो किस देश के साथ हुई थी? तो एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो हुई थी आपका तुर्की के साथ। किस देश के साथ हुआ था? तो वो हुआ था तुर्की के साथ। ठीक है, ये चूँकि यूनान जो है लड़ाई लड़ रहा था अपने स्वतंत्रता के लिए, तो उस पर तुर्की का आधिपत्य था, इसीलिए तुर्की के साथ ये संधि हुई। और यूनान को तो स्वतंत्र कराने के लिए जितनी भी बड़ी शक्ति है सब साथ मिलकर के लड़े थे। अगर हम बात करें तो फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, ये सब मिलकर के साथ दिए थे किसका? यूनान का। तब जाकर के तुर्की से जो इसका आधिपत्य था वो समाप्त हो पाया। अगला क्वेश्चन है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? देखिए ये एड्रियानोपुल की संधि हो गई, लेकिन सभी देश इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंततः इसको 1832 ईस्वी में पूर्ण राष्ट्र का दर्जा मिल गया
धीरे धीरे सब देश मान गए और जो भी थोड़ा बहुत किसी भी देश का इस पर दबाव था वो भी ख़त्म हो गया। यानी कि 1832 ईस्वी में जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिख का पतन हुआ था 1848 ईस्वी में। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। अगला देखते हैं, तो नहीं है। 25 क्वेश्चन ही था टोटल इस चैप्टर से। 25 क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बोर्ड का, तो हमें नहीं लग रहा है कि इस चैप्टर से इस 25 क्वेश्चन के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आप क्या करिए, इस 25 क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।